इस वीडियो में मैं आपको सीबीटी फॉर एंजाइटी के लिए 7 शक्तिशाली सीबीटी टेक्निक्स आसान भाषा में समझाऊंगा, जिन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं, ताकि आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हटाकर एंजाइटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। सभी 7 सीबीटी टिप्स हिंदी में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले सीबीटी का मूल आधार समझ लीजिएगा। सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मूल आधार है आपके सोचने का नज़रिया और आपका व्यवहार। इन साहिब ने लाल रंग का चश्मा लगा रखा है, इसलिए इन्हें सारी दुनिया लाल ही नज़र आ रही है, और इस साहब ने नीले रंग का चश्मा लगा रखा है। जाहिर सी बात है कि इनको सब कुछ नीला ही दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप अपने चारों ओर दुनिया को ऐसे ही देखते हैं जैसे आपका सोचने का नज़रिया होता है, आपकी कॉग्निशन होती है। अगर ये नज़रिया सही और वास्तविक नहीं है तो आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। आपका नज़रिया रियलिटी ओरिएंटेड और पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन साहब को देखिएगा, ये सब कुछ वैसा ही देख रहे हैं जैसा है। आपने ऐसा ही अपना नज़रिया रखना है, इसी से आपकी फीलिंग नॉर्मल होंगी। दूसरी ओर आपका व्यवहार यानी कि बिहेवियर का भी हमारी फीलिंग्स पे प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं, बात करते हैं उन टेक्निक्स की जिसके द्वारा आप अपने नज़रिए को सकारात्मक और वास्तविक करके चिंता की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। सीबीटी फॉर एंजाइटी की पहली टेक्निक है साइको एजुकेशन। आपको अपनी बीमारी एंजाइटी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चिंता का एक समय होता है, एक समय सीमा होती है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। यह कुछ सेकंड से लेकर 10 मिनट तक हमारे भीतर रहती है, लेकिन हम अपनी चिंता को चिंता करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। अगर इस दौरान आप किसी प्रकार का कोई रिएक्शन ना करें तो बड़ी कमाल की बात है कि ये स्वयं ही चली जाती है। दूसरी बात समझनी यह है कि चिंता आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। यह आपकी तरफ आएगी, आपको धमकाएगी, आपको डराएगी, लेकिन आपको छू नहीं सकती है। एंजाइटी सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। एंजाइटी हमारे जीवन की रक्षा करती है और इसकी थोड़ी मात्रा हमारे अंदर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हम मोटिवेट होते हैं। एंजाइटी की मात्रा और समय जब बढ़ जाते हैं तो इससे हमारा जीवन प्रभावित होने लग जाता है। तब सामान्य चिंता यानी नॉर्मल एंजाइटी एबनॉर्मल एंजाइटी का रूप ले लेती है। तब अगर इसका इलाज ना किया जाए और लगातार 6 महीने तक आपका पीछा ही ना छोड़े तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में चिंता 2 तरह की होती है। टाइप 1 जो चिंता आपको किसी वस्तु, घटना या किसी संभावित डर से होती है। टाइप 2 चिंता यह वह होती है जो आपको अपनी चिंता से चिंता होती है कि मुझे चिंता क्यों हो रही है। सीबीटी फॉर एंजाइटी की दूसरी टेक्निक है अफेक्ट लेबलिंग, यानी अपनी भावनाओं को कोई नाम देना। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जैसे आपको घबराहट हो रही है, कुछ मन के अंदर आशंकाएं आ रही हैं, आपके हाथ पैर में पसीना आ रहा है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपने इन तमाम चीज़ों को एक नाम देना है कि यह क्या है। आप इसे डर कह सकते हैं, आप इसे चिंता कह सकते हैं। इसे हम अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। यूसीएलए के न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू लिबरमैन के अध्ययनों से पता चला है कि चिंता या भावनाओं को नाम देने से चिंताजनक क्षणों में कई लाभ होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। अपनी भावना को नाम देने से, उदाहरण के लिए मैं चिंतित हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, और एमिगडाला जो मस्तिष्क के फियर अलार्म का केंद्र है की गतिविधियां भी कम हो जाती है। इससे चिंता कम भारी लगती है। अपनी भावनाओं को नाम देने से आत्म जागरूकता बढ़ती है। अपनी भावनाओं को नाम देने को आपको इसे पहचानने और समझने में मदद मिलती है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आप अपनी भावनाओं के बीच एक मानसिक दूरी बना लेते हैं, जिससे चिंता को पूरी तरह से महसूस करने की बजाय आप उसे देखते हैं, जिससे आप उसे समझ पाते हैं और आप इसका प्रबंधन भी आसानी से कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, जिससे आप अपने अनुभव दूसरों के साथ, जैसे किसी दोस्त के साथ, मनोवैज्ञानिक के साथ, किसी प्रियजन के साथ आप बड़ी आसानी से संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे अकेलेपन की भावना कम होती है। भावनाओं को लेबल करने से माइंडफुलनेस को बढ़ावा मिलता है,
क्योंकि यह आपका ध्यान वर्तमान क्षण पर ले आता है। चिंताजनक विचारों पर चिंतन करने की बजाय आप अपनी भावात्मक स्थिति को देखने और वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जिससे आपकी चिंता कम हो जाती है। एक बार जब आप भावना को नाम दे देते हैं तो आप बेहतर ढंग से उसका आकलन कर पाते हैं कि ये क्यों हो रही है, कहाँ से शुरू हुई है, जिससे आप चिंता कम करने के बिहेवियरल और प्रैक्टिकल जो मजबूत वाले प्रभावशाली कदम हैं, आप उनको भी उठा पाते हैं। अपनी भावनाओं को एक नाम देना चिंता दूर करने का एक शक्तिशाली हथियार है। इसे अपने आज से ही इस्तेमाल करना है। अपनी बीमारी चिंता को अच्छे तरीके से जान लेने के बाद आपका अगला कदम भावनाओं को नाम देने का था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कदम की तरफ, यानी CBT की तीसरी टेक्निक की तरफ। इसका नाम है नो योर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इसके लिए आपने एक कागज़ लेना है और कागज़ पर आपने 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में आपने मन में आने वाले विचारों, जिनसे आप डरते हैं या जिससे आपको एंग्जाइटी पैदा होती है या जिसके कारण एंग्जाइटी पैदा होती है, उन विचारों को आपने लिख लेना है। कॉलम नंबर 2 में आपने जो अभी मैं आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बता रहा हूं, सोचने के गलत तरीके बता रहा हूं, उनके अनुसार आपने उनको विचारों का विश्लेषण करना है और आपकी बात किस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के घेरे में आती है उसे लिखना है। तीसरे कॉलम में आपने लिखना है कि उसकी जगह आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं जो सकारात्मक हो। इसे आप ऐसे सोच कर लिखिएगा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति या आपका कोई दोस्त या कोई मनोवैज्ञानिक इसे लिख रहा होता तो वह इसे कैसे लिखता। सबसे पहले कुछ सामान्य कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आप समझिएगा। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वे तर्कहीन या पक्षपाती सोचने के तरीके हैं जो वास्तविकता को गलत तरीके से देखने के कारण बनते हैं। ये अक्सर चिंता को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये नकारात्मक विचारों को मजबूत करते हैं और डर या तनाव पैदा करते हैं। चिंता एक सामान्य भावना है, लेकिन जब ये विकृतियां हावी हो जाती हैं, डिस्टॉर्शंस हावी हो जाती हैं, तो ये गंभीर हो सकती है, जैसे कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। तो जानते हैं उन डिस्टॉर्शंस के बारे में। नंबर 1, ऑल और नथिंग थिंकिंग। चीज़ों को काले सफ़ेद में देखना, कोई बीच का रास्ता नहीं। उदाहरण, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं पूरी तरह से असफल हूं। यह ऑल और नथिंग थिंकिंग सोच है, जबकि परफेक्ट होने से पहले बहुत सारे पड़ाव आते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। नंबर 2, ओवर जनरलाइजेशन। एक घटना से व्यापक निष्कर्ष निकालना। उदाहरण, इस परीक्षा में फेल हुआ तो सब कुछ में फेल हो जाऊंगा, जबकि परीक्षा आपके जीवन का एक छोटा सा भाग है, आपका पूरा जीवन नहीं है। आप परीक्षा में फेल या पास हो जाने से आपकी पूरी योग्यता का माप नहीं होता है। नंबर 3, मेंटल फिल्टर। केवल नकारात्मकता पर ध्यान देना, सकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करना। उदाहरण, कई तारीफों के बीच में भी एक आलोचना अगर हो जाती है तो सारा ध्यान उसी पर फोकस करना। नंबर 4, डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। सकारात्मक अनुभवों को महत्वहीन मानना। उदाहरण, जब लोग आपको अच्छा कह रहे हो तो ये सोचना कि वो सिर्फ अच्छा बोलने के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं, सच्चाई ऐसी नहीं है। सफलताओं को नकारने से आत्मविश्वास कम होता है और असफलता की चिंता भी बढ़ती है। नंबर 5, निष्कर्ष पर छलांग लगाना। जंपिंग टू द कंक्लूजन्स। बिना सबूत के धारणाएं बनाना। किसी ने आपका काम नहीं किया तो बस सोच लिया कि वह आपको पसंद नहीं करता है। नंबर 6, मन पढ़ना, माइंड रीडिंग। दूसरे के विचारों का अनुमान लगाना, जैसे मुझे पता है कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहे होंगे। नंबर 7, भविष्यवाणी करना, फॉर्चून टेलिंग। नकारात्मक परिणाम की भविष्यवाणी, जैसे मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा। नंबर 8, बढ़ा चढ़ाकर या कम करके आंकना, मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन करना। नकारात्मक को बढ़ाना और सकारात्मकता को कम करना। अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना और शक्तियों को छोटा करके देखना, यह भी एक डिस्टॉर्शन है। नंबर 9, भावात्मक तर्क, इमोशनल रीजनिंग। भावनाओं को वास्तविकता मानना। उदाहरण, अगर मुझे घबराहट हो रही है तो सचमुच कुछ बुरा होने वाला है। चिंता की भावना को सच्चाई मानकर और अधिक चिंता पैदा होती है, जैसे मुझे डर लग रहा है तो कोई ना कोई खतरा जरूर है, ऐसा सोचना। नंबर 10, चाहिए कथन, यानी कि शुड स्टेटमेंट्स। कठोर अपेक्षाएं लगाना। उदाहरण,
मुझे हमेशा उत्पादक रहना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। जो लोग चाहिए शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि वह अपने बारे में ज़्यादा ही अपेक्षाएं लगाने लग जाते हैं। नंबर 11, लेबलिंग। अपने पे बड़ा लेबल लगाना, जैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट ना होने पर यह कहना कि कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, यह लेबलिंग है। इसकी बजाय आप यह भी कह सकते थे कि मेरी योग्यता उनके काम के अनुसार नहीं थी। नंबर 12, पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिकरण। सब कुछ को खुद से जोड़ना। उदाहरण, वे परेशान हैं मेरी वजह से। अनावश्यक जिम्मेदारी लेने की आदत, इससे अपराध बोध बढ़ता है और चिंता भी बढ़ती है। अब समझिए इसे करना कैसे है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक पेज पर 3 कॉलम बनाने हैं। उन पर पहले कॉलम में आपने अपने विचार लिखने हैं, दूसरे कॉलम में अपने पॉसिबल डिस्टॉर्शंस लिखनी हैं जो मैंने अभी आपको 12 बताई हैं उनके अनुसार, और तीसरे कॉलम में आपने रैशनल रिस्पॉन्स लिखने हैं। आपने वो विचार जो पॉजिटिव हैं उन विचारों को आपने लिखना है जो पॉजिटिव हो सकते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। उसने मुझे ठीक से हेलो नहीं कही, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता है। इसे आपने पहले कॉलम में लिखना है। दूसरे कॉलम में पॉसिबल डिस्टॉर्शन लिखनी है, जैसे इस विचार में निष्कर्ष पर छलांग लगाना, यानी कि जंपिंग टू कंक्लूजन डिस्टॉर्शन का प्रयोग किया गया है। अब आप तीसरे कॉलम में रैशनल रिस्पॉन्स लिखिएगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि वह किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, उसका ध्यान कहीं और होगा, वह अपनी ही किसी समस्या में उलझा होगा, अभी पिछले सप्ताह तो उसने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया था। इस प्रकार की आप बातें पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख सकते हैं। यह 3 कॉलम वाला एक चार्ट बनाकर अपने विचारों को डेली बेसिस पे लिखना है और फिर उन्हें दिन में बैठकर 3-4 बार मन ही मन के अंदर दोहराना है। अब बात करते हैं CBT फॉर एंजाइटी की चौथी टेक्निक के बारे में। यह रिटन मेथड है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी समस्याओं को कागज़ पर लिख लेते हैं, जैसा कि CBT में हम प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, वे लोग उन लोगों से बेहतर रहते हैं जो बातों को केवल अपने दिमाग में रखते हैं। इसलिए आप डेली थॉट रिकॉर्ड वर्कशीट भी बना सकते हैं। इसमें डेट लिखिएगा, सिचुएशन लिखिएगा और अपने मन में क्या थॉट आया है उसे भी लिखिएगा। देखा गया है कि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं, आप उन विचारों को एक पार्टिसिपेंट की तरह ना देखकर ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, जिससे आपके मन के विचारों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आपका दिमाग उन विचारों को कम्युनिकेट भी करता है, तो आपका दिमाग स्वयं को हल्का महसूस करता है। इसे हम इमोशनल कैथारसिस कहते हैं। लिखने से आप अपने विचारों को स्वीकार भी कर लेते हैं, जिससे आपकी चिंता खत्म होती है। CBT फॉर एंजाइटी की 5वीं टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसके लिए आपने जो अपने विचारों को कागज पे लिखा है, उन विचारों को आपने रीस्ट्रक्चर करना है। इसके लिए आपने सबूत जांचना, यानी क्वेश्चनिंग एविडेंस टेक्निक का प्रयोग करना है। पूछिएगा कि इस विचार के लिए आपके पास क्या सबूत है या विरोधी सबूत क्या है। फिर वास्तविकता का परीक्षण, यानी कि रियलिटी टेस्टिंग करनी है, धारणाओं को जांचना है। अब आपने अपने जितने भी कार्य किए हैं, जितना भी काम अभी तक किया है, उसके आधार पर 8-10 चिंताओं के विरुद्ध पॉजिटिव विचारों को तैयार कर लीजिएगा। उनको अपने पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह आपने सुबह से शाम तक दोहराते रहना है, इस्तेमाल करते रहना है। धीरे धीरे ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। तब आपको ये विचार ऑटोमेटेड थॉट्स की तरह आने शुरू हो जाएंगे और आपका सोचने का ढंग हमेशा के लिए सकारात्मक बन जाएगा। CBT फॉर एंजाइटी की 6ठी टेक्निक रिलैक्सेशन है। अभी तक आपने जितनी भी टेक्निक सीखी है वह आपके सोचने के नज़रिए को बदलने से संबंधित थी। अब जो टेक्निक हम बात कर रहे हैं ये आपके व्यवहार संबंधी है, बिहेवियरल है। इसके लिए आपने अपने शरीर को रिलैक्स रखने की एक आदत बनानी है। रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, जिसे आप बेली ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या बॉडी स्कैन मेथड का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये सारी टेक्निक्स आपको मेरी वीडियोस में अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक टेक्निक यहाँ आसान भाषा में समझा रहा हूँ। यह बॉडी स्कैन टेक्निक है। आपने किसी भी आरामदायक जगह पे लेट जाना है या बैठ जाना है। अब आपने आराम से आंखें बंद कर लेनी हैं, फिर अपनी बॉडी को मानसिक रूप से स्कैन करना है।
आपने अपने पैरों से शुरू होना है। अपने पैरों को देख लीजिएगा कि वह आराम महसूस कर रहे हैं। फिर आप अपनी टांगों की तरफ ध्यान लगाइए, अपने घुटनों की तरफ देखिएगा, अपने हाथों की तरफ देखिएगा, अपने पेट को महसूस कीजिएगा, छाती की तरफ देखिएगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए गर्दन की तरफ देखिएगा, मुंह की तरफ देखिएगा, आंखों की तरफ देखिएगा। इस विधि से आपको बड़ा आराम मिलेगा। यह विधि सीबीटी में कैसे काम करती है, इस बात को भी आपने समझना है। जैसे ही आपके मन के अंदर कोई नेगेटिव विचार आता है, आपका दिमाग आपके शरीर को उस नेगेटिव विचार के अनुसार रिस्पॉन्ड करने के लिए आदेश देता है। मान लीजिए आपके मन में आशंका आई कि कुछ बुरा होने वाला है, आपका शरीर आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक अच्छे प्रकार से सीख लेते हैं तो दिमाग जो आदेश देगा आपका शरीर उसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब आपका शरीर रिलैक्स रहेगा और उसी नॉर्मल स्टेज में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दिमाग में वह आने वाला नेगेटिव विचार धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस विचार के परिणाम स्वरूप आपके शरीर में कोई हलचल ही नहीं हुई। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से शरीर को रिलैक्स करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन वाली जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। सीबीटी फॉर एंजाइटी की 7वीं टेक्निक है एक्सपोजर। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी एंजाइटी को दूर भगाना चाहते हैं, वह और ज़्यादा मजबूत होकर आपको प्रभावित करने लग जाती है, तंग करने लग जाती है। इसकी जगह हमें सीबीटी के दृष्टिकोण से अपने अनप्लेजेंट थॉट्स को अवॉइड करने की, उससे जो बचने की आदत है वह छोड़ देनी चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपोजर टेक्निक सीखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोजर सीबीटी की एक ऐसी महत्वपूर्ण स्किल है, जब हम किसी बात या इमोशन का बार बार सामना करते हैं तो हमारे ब्रेन में चिंता का सेंटर एमिगडाला कम सेंसिटिव होने लग जाता है, जिससे हमें उससे डर लगना बिल्कुल बंद हो जाता है और हमारी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। हमारे ब्रेन का एक नियम है, जिस बात या वस्तु या इमोशन के हम ज़्यादा पास रहते हैं या ज़्यादा पास रहने की कोशिश करने लग जाते हैं, वह हमें कम खतरनाक या उससे हमें डर लगना बंद हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि इसे अपने घर के अंदर आपने बैठे बैठे कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक पेज के ऊपर उन बातों को लिख लेना है जो आप में एंग्जाइटी पैदा करती हैं। उसके साथ ही एक राइट हैंड साइड पे कॉलम बना लीजिएगा जिसमें आपने एंग्जाइटी की रेटिंग करनी है। अगर सीबीटी की भाषा में कहें तो इसे हम सब्जेक्टिव यूनिट्स ऑफ डिस्ट्रेस स्केल कहते हैं, यानी कि सड्स कहते हैं। आपने इन्हें अपने डर के हिसाब से नंबर देना है। आपको सबसे ज़्यादा डर उनमें से किन बातों से लगता है। शुरुआत आपने सबसे कम चिंता पैदा करने वाले विचार से करनी है। आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा। इसके बाद आप अपने मन के अंदर उस विचार को लेकर आना है जिससे आपको डर लगता है। यहाँ एक्सपोजर फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, यह लंबे समय तक होना चाहिए, 1-1.5 घंटे तक। नंबर 2, यह बार बार करना है। नंबर 3, आपने अपनी चिंता पर फोकस करना है कि आपको चिंता हो रही है, उसे महसूस करना है। और नंबर 4, अपने आप को किसी भी ढंग से बचाने की कोशिश नहीं करनी है। चिंता हो रही है तो उसे होने देना है। जब उस विचार से या उस बात से आपको डर लगना बंद हो जाए, तब आप उससे मुश्किल वाले विचार की तरफ बढ़िएगा और धीरे धीरे आप घर में बैठे बैठे इस एक्सपोजर टेक्निक को अपनाकर अपनी एंग्जाइटी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। आपको मनोवैज्ञानिक सहायता बहुत आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए मैं हमेशा आपके लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस बारे में अगर कुछ और बात आपने पूछनी है तो आप बेहिचक होकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।